डियर स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखित है इस जल प्रलय नामक चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से लगातार 18 घंटे बारिश होने से जो जल था वो अत्यधिक मात्रा में इधर उधर फैलने लगा और वह राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य जो निचले हिस्से थे उन जगहों में जाकर के जो जल था वो पूरी तरह से भर चुका था। लेखक कहता है कि बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। छाती भर पानी में डूबने का अर्थ होता है कि जल की इतनी अधिकता हो गई कि जो जल था वो सीने तक आ गया। तो इतना जल भर चुका था तो लेखक कहता है कि पटना का जो पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी इलाका था, वह सीने तक जल में पूरी तरह से डूब चुका था। हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। लेखक कहता है कि जल का भराव इतनी तेजी से हो रहा था, इतनी तेजी से जल भर रहा था, पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि हमने जो जीवन उपयोगी वस्तुएं थी, जो दैनिक जीवन में हमें आवश्यकता थी, ऐसी वस्तुओं के लिए हमने एकत्रित कर लिया और एकत्रित करने के बाद में हम इस इंतजार में बैठ गए कि कब ये जल कम होगा और हम बाहर जाकर के और भी वस्तुओं को एकत्रित कर सकेंगे। जितनी वस्तुएं हमें एकत्रित करनी थी हमने वस्तुओं को एकत्रित कर लिया और एक ही इंतजार हो रहा था कि जो जल है वो किसी तरह से कम हो और हम घर से बाहर निकलें। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित शब्द का अर्थ होता है जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो, जो जल में डूब गया हो। प्लावित शब्द कहते हैं जल में पूरी तरह से डूब जाना। ऐसा क्षेत्र जो जल में डूब चुका हो उसी को हम कहेंगे प्लावित। तो लेखक कहता है कि जल प्लावित हो गया था, पूरी तरह से जल भर गया था। लेखक कहता है कि जब हमने सुना सुबह को कि राजभवन और मुख्यमंत्री जो निवास स्थान है वो पूरी तरह से जल में डूब रहा है, अर्थात उसमें पूरी तरह से जल भर चुका है, जल प्लावित हो चुका है, उसमें जल चढ़ने लगा है, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में राजभवन का क्षेत्र और मुख्यमंत्री निवास का जो क्षेत्र था उसमें जो जल था वो पूरी तरह से भरने लगा है। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से घिर गया है। लेखक कहता है कि सुबह को तो पता चला कि मुख्यमंत्री निवास स्थान और जो राजभवन था उसमें जल भर रहा है और दोपहर को ये सूचना प्राप्त हुई कि जो गोलघर है वो जल से पूरी तरह से घिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबेगे छे। ये बांग्ला शब्द के उच्चारण है। बांग्ला शब्द में इस तरह से उस शब्द को कहा जाता है। जो हमने कहा कि गोलघर जल में घिर गया है, इस बात को जो हमने कहा, इसी बात को लेखक कहता है कि ये सूचना जो थी वो हमें किस भाषा में मिली थी? बांग्ला भाषा में। और बांग्ला भाषा में जो सूचना मिली थी उसको इस तरह से कहा गया था कि जानो गोलघर डूबेगे छे, कि जानिए जो गोलघर है वो पूरी तरह से डूब रहा है। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अवले पानी आ गया होगा। इन्हीं लेखक कहता है
कि अवले पानी अर्थात बहुत अधिक पानी आ चुका होगा। कि लेखक कहता है कि जब शहर का हालचाल जानने के लिए हम बाहर निकले तो बाहर बैठ करके हम रिक्शे पर जा रहे थे, तो रिक्शे वाले से हमने पूछा कि बताइए कि शहर का क्या हालचाल है। तो रिक्शे वाले ने हंस कर के कहा कि अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में, जो कॉफ़ी हाउस बना हुआ है उसमें बहुत सारा पानी आ चुका है। तो इस तरह से लेखक ने कहा चलो पानी कैसे घुस गया वही देखना है। यानी कि पानी जो है वो काजी हाउस में, जो कॉफ़ी हाउस था, उस कॉफ़ी हाउस में कैसे आया, इस बात की जानकारी हमें वहीं जाकर के प्राप्त होगी और वहीं जाकर के हम देखते हैं कि वह पानी वहाँ पर कैसे आया। कह करके हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ विख्याता आचार्य कवि मित्र थे। आचार्य कवि मित्र जो नई कविता के एक विशेषज्ञ और व्याख्याता माने जाते हैं, जो मेरी अनवरत शब्द होता है इसे कहते हैं हम लगातार। अनवरत शब्द का अर्थ होता है लगातार। लेखक कहता है कि ऐसे जो आचार्य थे, जो मेरी अनवरत अर्थात लगातार, अनर्गल बात उसे कहते हैं जिसमें कोई तुक नहीं होता है, जो निरर्थक होती है, कोई तुकबंदी होती ही नहीं है। तो ऐसी अनर्गल जो बातें थीं उन बातों के लिए, और उसने एक शब्द और जोड़ा है अनपढ़। अनपढ़ उसे कहते हैं जो पढ़े लिखों की नहीं होती हैं। तो ऐसी गद्य में स्वागतोक्ति, देखिए ये शब्द जो बना हुआ है हमारा, जिसे हम पढ़ेंगे स्वागतोक्ति। स्वागतोक्ति, इस शब्द को यदि हम विच्छेद करेंगे तो इसका जो है विच्छेद होगा स्वागत प्लस उक्ति। स्वागत प्लस उक्ति, इसमें जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। ये स्वसंधि का एक भेद होता है गुण संधि। तो स्वागतोक्ति अर्थात स्वागत करने योग्य बात से काफी बोर नहीं होते। तो इस तरह से लेखक कहता है कि वह जो कवि थे जो मेरे पास बैठे हुए थे, हमारी लगातार अनवरत, अनर्गल, अनपढ़ गद्य में स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। इस तरह से हम लगातार उनसे वार्तालाप कर रहे थे, हमारी बातों के लिए वो लगातार सुन रहे थे।